नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस या एसएससी जीडी, इन सभी के लिए जो हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है, उस हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल के साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बताया। इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बताया था। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, उसने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया, उसकी वजह क्या रही होगी, उसके क्या कारण थे, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, इसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे कि अगर और भी अच्छी तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन ऐप जो है डाउनलोड करिएगा एग्जाम वेब के नाम से, और बहुत ही अच्छी तैयारी और अनुभवी टीचरों के साथ में आपको कराई जाती है। तो और कोई ज़्यादा महंगा कोर्स भी नहीं है, बहुत सस्ते कोर्स हैं। तो आप लोग और सारी जो पीडीएफ हम लोग पढ़ाते हैं, क्लास नोट्स होते हैं, वो भी सारे क्लास नोट्स उसी में पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जाकर के प्ले स्टोर पर एग्जाम वेब एप्लीकेशन से वो डाउनलोड कीजिएगा, और सारे जो जो भी जिसकी तैयारी कर रहा है, बड़े एग्जाम की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा है, और बहुत ही सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया था, क्यों आया था, उसकी क्या वजह रही होगी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो देखिएगा, जान लेते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी तो भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले कौन था। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बेटा, क्यों किया था कि इस्लाम धर्म का जो उदय हो चुका था अरब प्रांतों में, अरब देशों में इस्लाम धर्म का उदय हो चुका। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो चुकी थी। हजरत मोहम्मद साहब के जो मानने वाले लोग थे, उनके पद को और बढ़िया तरीके संचालित करने के लिए एक नया पद बनाया गया था, जिसका नाम होता था खलीफा। तो खलीफा का पद, और इन खलीफा ने क्या किया कि अधिकांश जो आसपास के देश थे, उन पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे इन्होंने प्रयत्न किए, ठीक है। तो उसके कारण क्या रहे, तो हम सबसे पहले इसके कारण के बारे में हम लोग जाने, क्या कारण थे। तो कारण क्या थे, तो कारण क्या थे, इसके बारे में हम लोग जाने। तो सबसे पहले कारण हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक कारण भी हो सकता है। तो पहला कारण क्या था बेटा? राजनीतिक कारण। क्या था? राजनीतिक कारण। नैतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब है कि इस्लाम धर्म का क्या करना है? विस्तार करना। क्या करना है? इस्लाम धर्म का विस्तार करना। इस्लाम धर्म का विस्तार भी, ठीक। अब साथ में दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा है आर्थिक कारण। बेटा, वो जो क्षेत्र था, रेगिस्तान एरिया है, वहां कुछ ज्यादा आर्थिक संसाधन है नहीं, और भारत आर्थिक संसाधनों से संपन्न था। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण। एक तो राजनीतिक कारण हो गया बेटा, और एक आर्थिक कारण हो गया। यानी कि आर्थिक कारण, इसका मतलब है कि धन की प्राप्ति। क्या है? धन की बेटा प्राप्ति। धन के लालच में भारत पर ये आक्रमण, धन की प्राप्ति।
भारत पर आक्रमण ये करते। ठीक, ये बात। अब ये सारी बातें होने के बाद में जो एक और कारण है बेटा, वो कौन-सा है? जो तात्कालिक कारण है, या कह लीजिए इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करना। क्या करना? इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार करना। और एक तात्कालिक कारण जो है, उसको हम समझ लेते हैं। कालिक कारण, तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक कारण में हम लोग समझेंगे कि देखिएगा कि ये अपना प्यारा-सा भारत, ठीक? और ये है श्रीलंका। अरब अरब प्रांत के लोग क्या करते थे? भारत पर व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे। ये पश्चिमी घाट और ये श्रीलंका है, ठीक? और यहीं पर क्या है, एक बंदरगाह था गुजरात में जिसका नाम था बेटा देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह था। क्या होता है कि एक समय था जब देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरों ने अरब प्रांत के जो खलीफा थे, उस खलीफा का कुछ बेशकीमती चीज और महिलाएं जो सेवा के लिए श्रीलंका से गई हुई, ठीक, उनकी सेवा के लिए उनको क्या कर लिया जाता, लूट लिया जाता, ठीक। जब लूट लिया जाता है तो फिर क्या करता है खलीफा जो है, क्या बोलता है, वहां का जो शासक होता है, शासक वहां का कौन था? तो सिंध प्रांत का ये पूरा जो क्षेत्र था, ये सिंध प्रांत कहा जाता था। इस सिंध प्रांत का बेटा जो शासक था, राजा दाहिर था। राजा दाहिर। समझना, एक एक चीज को समझते चलना, बहुत अच्छी तरीके से बताएं। राजा दाहिर था, और दाहिर ने से जब उसने कहा, ये सूचना पहुंचाई कि आपके क्षेत्र में बंदरगाह से कुछ सामान लुटेरों ने लूट लिया, आप क्या करिएगा, उनको दंडित कीजिएगा, और जो भी मेरा सामान लूटा है उसको आप वापस कीजिएगा। तो राजा दाहिर ने क्या किया कि मना कर दिया साफ कि समुद्री लुटेरों पर मेरा कोई रोक ठोक नहीं है, हस्तक्षेप नहीं। तो समुद्री लुटेरों का जब हस्तक्षेप नहीं है तो कहा ठीक है, तो उनको हम अपने हिसाब से दंड देंगे, और कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने रणनीति बनाई, ठीक है, और रणनीति बना करके इन्होंने फिर आक्रमण के लिए भारत में तैयारी करते हैं। कौन? अरबी आक्रमणकारी जो भारत में आते हैं। तो तात्कालिक कारण क्या होता है? तात्कालिक बेटा कारण होता है देवल बंदरगाह से अरब खली खलीफा से के कुछ महत्वपूर्ण सामग्री लूट लेना। लूट लेना। लूटते कौन है? समुद्री बंदर, समुद्री डाकू। लूट लेना। कौन लूटते हैं? समुद्री डाकू। समुद्री डाकू। डाकू या समुद्री लुटेरे। इसके बाद में पृष्ठभूमि और तैयार होती है कि किस तरीके से कैसे कैसे लड़ाई की जाए, कैसे क्या किसको कब भेजा गया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अरबों का जो आक्रमण हुआ, समझे, उस आक्रमण में बेटा कौन आता है सबसे पहले? 711 ईस्वी में बेटा आएगा, 711 में आएगा उबैदुल्ला। कौन आएगा? 711। कब? 711। 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ये आक्रमण करने के लिए भारत आता।
ये जब आक्रमण करने के लिए आता है तो ये बुरी तरीके से पराजित होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी हत्या कर दी जाती है। तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में ये आक्रमण होता है। किसके नेतृत्व में? उबैदुल्ला के नेतृत्व में। ठीक। रिजल्ट क्या रहता है बेटा? ये असफल रहता है, असफल। उबैदुल्ला के बाद में फिर कौन आएगा? 711 में ही आएगा बुदैल। कौन आएगा? बुदैल। इसके नेतृत्व में, बुदैल के नेतृत्व में अभियान चलाया जाता है। ठीक। ये भी बेटा कैसा रहता है? तो असफल रहता है। बात समझ में आई? ये भी क्या रहेगा? असफल रहेगा। ठीक। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद में फिर अगला जो आक्रमणकारी आएगा बेटा, वो कौन होगा? वो कौन होगा? 712 में भेजा जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। किसको भेजा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। किसे भेजा जाएगा? 712 में मोहम्मद बिन कासिम। कासिम। यहां तक बात समझ? मोहम्मद बिन कासिम को, या मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ऐसे लिख लें, के नेतृत्व में। अल हज्जाज का, यानी कि उसका खलीफा, यानी कि जो गवर्नर था अल हज्जाज, उसका क्या था? ये दामाद था। दामाद था। ठीक है। 17 वर्ष की युवा अवस्था में, यानी किशोरावस्था में ये भारत पर आक्रमण करने के लिए, यानी कि सबसे पहले सिंध प्रांत पर आक्रमण करेगा, वो भी सफल रहेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, और जो कैसा रहेगा बेटा? सफल रहेगा। तो कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत पर अरबी आक्रमणकारी, वो भारत पर अरबी आक्रमणकारी कौन था जिसने सबसे पहले सफल आक्रमण किया? तो सबसे पहले सफल आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो कहाँ किया था बेटा? कहाँ किया था? तो सिंध पे किया था। कहाँ पे किया था? सिंध प्रांत। ठीक। और सिंध प्रांत का उस समय शासक कौन था? याद रखना, जो शासक बेटा था, राजा दाहिर। बात समझ में आई? राजा दाहिर था वहां का शासक, राजा दाहिर था। ठीक है। राजा दाहिर था। हम अपनी इसी अदा पर थोड़ा गुरूर करते हैं, कि हम अपनी इसी अदा पर थोड़ा गुरूर करते हैं। नफरत हो या मोहब्बत, नफरत हो या मोहब्बत दोनों ही भरपूर करते हैं। तो नफरत हो या मोहब्बत दोनों ही भरपूर करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण कर। ठीक। अब बात आती है 712 में आक्रमण करने के बाद में बेटा क्या होता है कि इसने, जो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या काम किए होंगे? तो क्या क्या काम किए देखो। 713 में सबसे पहले, 712 में इसने सिंध को जीता। उसके बाद इसने 713 में मुल्तान को जीता। मुल्तान को 713 में। अगली स्लाइड ले लेते हैं, उसमें बढ़िया से समझाएंगे कि यहाँ तक बात समझ में आई? बहुत आस्ते आस्ते बता रहे सारी चीजें, कि उसके बाद में इसने क्या क्या कार्य किए। तो मोहम्मद बिन कासिम, बिन कासिम, तो इसने क्या किया कि सबसे पहले जजिया कर लगा। क्या लगाता है? तो सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? भारत पर जजिया कर। ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स था। ठीक। जजिया कर सबसे पहले हिंदुओं पर लगाया, यानी कि गैर मुस्लिम कर था, इस्लामिक कर था, हिंदुओं पर लगाया जाता था। जजिया कर लगाया, यानी कि सबसे पहले भारत पे
किसने जजिया कर लगाया? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, सबसे पहले, पहला शासक ऐसे कहते हैं, या पहला व्यक्ति जिसने जजिया कर भारत में लगाया। ठीक, भारत। अब इसने किस किस लोगों पर नहीं लिया जजिया? जजिया कर किन लोगों को जजिया कर से छूट दी, किस किन किन लोगों को दी? तो आप लोग समझ लीजिएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले इसने किससे नहीं लिया? बच्चों से नहीं लिया। जो छोटे बच्चे होते थे तो बच्चों से इसने जजिया कर नहीं लिया, बच्चों से नहीं लिया। फिर किससे बेटा नहीं लिया? बूढ़ों से नहीं लिया। किससे नहीं लिया? बूढ़ों से नहीं लिया। देखिएगा, बूढ़ों से इसने टैक्स जजिया कर नहीं लिया। उसके बाद किससे और नहीं लिया? 5 लोगों से नहीं लिया, विकलांग से नहीं लिया। किससे नहीं लिया? जो विकलांग थे, विकलांग, विकलांग से बेटा नहीं लिया। उसके बाद किससे नहीं लिया? औरतों से नहीं लिया। किससे नहीं लिया? औरतों से नहीं लिया। किससे नहीं लिया? देखते जाओ, औरतों से भी नहीं लिया इसने। उसके बाद किससे नहीं लिया? विधवाओं से नहीं, यानी ब्राह्मणों से नहीं लिया। विधवा और ब्राह्मण, ठीक है। यानी कि विधवाओं में कौन आता है? यानी कि औरतों में कौन आता है? विधवाओं से, ठीक है, विधवाओं। उसके बाद ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों से। इन लोगों से बेटा जजिया कर इसने नहीं बस, ठीक, इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया। इन लोगों से, इन लोगों से जजिया कर बेटा नहीं लिया, ठीक, लिए। अब जब जजिया कर की ही बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कब किसने क्या बदलाव किया। तो देखिए, सबसे पहले नाम आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो लिया, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने थोप दिया? लगाया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह शाह तुगलक, ठीक, इसने किससे लिया? ब्राह्मणों पे लगाया, वसूला इसने। फिर आता है कि अकबर ने फिर जजिया कर समाप्त किया। कब किया? 1564। 1564 में, 1564 में अकबर ने समाप्त की। लो, 1564 में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया। किसने बेटा? अकबर ने पूर्णतया समाप्त कर दिया। फिर क्या किया गया कि औरंगजेब ने दोबारा टैक्स लिया, लगा दिया। औरंगजेब ने फिर दोबारा लगा दिया। औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगाया, ठीक, ये बात हो गई। अब पूर्णतया किसने समाप्त किया जजिया कर? बिल्कुल समाप्त कर दिया, अब जजिया कर नहीं लगाया। कहीं किसी पे लगता है तो मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला ने क्या किया? अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया। तो ऐसे पूछ लेगा वो, मोहम्मद शाह रंगीला, क्या बात, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला शासक, रूप से समाप्त करने वाला बेटा शासक, ठीक, ये बात समझ आए। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, सिंध प्रांत पर।
किनसे नहीं लिया ये भी बता दिया आपको। उसके बाद इसने जजिया कर का इतिहास अगर जानोगे तो ब्राह्मणों पर किसने जजिया कर वसूला, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसके बाद में औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से दोबारा लगा दिया। उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जो जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, आगे चलते हैं। अब जब इन्होंने ये लगाया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है क्या नाम, मोहम्मद बिन कासिम ने जो अरब भारत पर आक्रमण करने के बाद में क्या क्या यहाँ पर लेकर के आए, क्या क्या इन्होंने किया, ठीक है, क्या अरबों ने भारतीयों को क्या प्रदान किया, ठीक है। अरबों ने भारतीयों को क्या प्रदान किया, प्रदान किया, क्या प्रदान किया होगा। भारत में भैया ऊंट की खेती करना कोई नहीं जानता, तो बेटा ऊंट की खेती करनी, ऊंट, ऊंट पालन, ऊंट की खेती नहीं की जाती, ऊंट पालन, ऊंट पालन प्रारंभ किया, किया। भारत में खजूर की खेती कोई नहीं करता था, तो भारत में खजूर की खेती करना प्रारंभ इसी ने किया, खजूर की खेती किसके द्वारा आता है, यानी अरबी भारत मर के खजूर की खेती भी अरबियों के द्वारा आता है। उसके बाद में क्या होता कि मानचित्र कला का विकास, मानचित्र कला का विकास, मानचित्र कला का विकास बेटा अरबी को देन है। मानसून की जानकारी, मानसून की जानकारी, जानकारी ये भी भारत में कौन लाया, तो मानसून की जानकारी भी अरबियों द्वारा आई, ठीक, अरबी द्वारा, ठीक। अब देखिएगा एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो ये 712 में युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम क्या था, तो नाम था रावर का युद्ध, ठीक, रावर के किले को ध्वस्त किया। और हम लोग जान लेते हैं कि युद्ध की पूरी जानकारी जो मिलती है बेटा, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है चचनामा, पुस्तक का नाम क्या है बेटा, चचनामा। ये पुस्तक चचनामा थी, इसका लेखक जो बेटा है वो अज्ञात, क्या है, अज्ञात, ठीक। कहा जाता है कि एक सैनिक ने लिखी थी जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ में ही आया, मगर पता नहीं चला, ठीक। अब इस पुस्तक के जो जो भाषा है वो कौन सी है, तो अरबी भाषा में लिखी गई, अरबी भाषा, बाद में ये फारसी भाषा में भी इसका अनुवाद किया गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ तक जान गए कि अरबों ने भारत पर आक्रमण कैसे किया, क्यों किया, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने ये जानकारी दी। फिर जब यहाँ अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, अरबों के साथ साथ में फिर जब वहां के लोग भारत में आए, और भारत के लोग बेटा कहाँ गए, भारत के लोग यूरोप में गए, तो भारतीय ज्ञान का यूरोप में भी हस्तांतरण हुआ, प्रसार हुआ, ठीक। तो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई पूरी बात, देखिएगा कि भारतीय ज्ञान का यूरोप में प्रसार, ठीक, भारतीय ज्ञान का यूरोप में प्रसार, यूरोप में प्रसार
किस तरीके से भारतीय ज्ञान का यूरोप में प्रसार होता है। भाई अगर कुछ जानकारी, कुछ चीजें आप लेकर के आए तो मेरे यहाँ से भी बहुत सारी चीजें आपके यहाँ भी गई। ठीक, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो भारतीय ज्ञान, ठीक, तो देखो भारतीय ज्ञान, अब भारतीय ज्ञान में कौन कौन से भारतीय ज्ञान है इसको समझ लेते। तो भारतीय ज्ञान में सबसे पहले तो आता है दर्शन। तो सबसे दर्शन यूरोप में पहुंचता है। दर्शन, उसके बाद में बेटा क्या पहुंचेगा, दर्शन के साथ साथ में ज्योतिष। ज्योतिष के लिए तो वैसे भी जाना जाता है, ज्योतिष के लिए तो वैसे भी भारत जाना जाता है। तो ज्योतिष, ज्योतिष, उसके बाद ज्योतिष के बाद में जो भारत में चिकित्सा पद्धति है, क्या चिकित्सा पद्धति, पद्धति, चिकित्सा पद्धति यानी कि जो आयुर्वेदिक दवाइयों का ट्रीटमेंट भारत में, यानी कि एक वो थे चरक संहिता। ठीक, चरक संहिता जो है, या कह लीजिए कि सर्जरी भारत की ही देन है। ठीक है, चिकित्सा पद्धति भी भारत ही गई, यानी कि चरक संहिता, संहिता में दिया गया है। ठीक, और सर्जरी का ज्ञान, सर्जरी का ज्ञान भी यूरोप में जो गया, ज्ञान यूरोप में जो पहुंचा वो भारत की ही देन थी। ठीक है, सर्जरी का ज्ञान जो यूरोप में पहुंचा वो भी किसकी देन है, भारत की ही देन। ठीक, उसके बाद क्या आता है, जो गणित के बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, गणित के सिद्धांत जो है वो भी यूरोप में पहुंचते हैं। गणित के सिद्धांत, सिद्धांत, और गणित के सिद्धांतों में बेटा कौन कौन से हैं, तो यानी जो शून्य पद्धति या दशमलव पद्धति है ये भी भारत की देन। ठीक है, क्या शून्य या दशमलव पद्धति, बेटा देखिएगा, शून्य और दशमलव पद्धति भी किसकी देन है, आचार्य चाणक्य, क्या नाम था उनका, बाण आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। उसके बाद में देखिएगा ब्रह्मगुप्त का योग दान, ये इसमें क्या है, ब्रह्मगुप्त का क्या है, योगदान है। ठीक, और इसकी और भी अगर जानकारी हम लोग कलेक्ट करेंगे तो ब्रह्म स्फूर्ति, बहुत सारी और भी घटनाएं जो है ये पाई का ज्ञान, ये भी बहुत सारी घटनाएं जो है भारत की देन है, जो यूरोप के लोग जान पाए और समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से क्या क्या ये घटित हुई। ठीक, तो अरबों का आक्रमण किस तरीके से किया गया भारत पे, उसका क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा, इसके बारे में हम लोग जाने। तो वहां पर जो दाहिर था वो ब्राह्मण वंशीय शासक था, उसने ठीक से उस व्यवस्था को नहीं संचालित कर पाया, नया नया शासक बना हुआ था, उसे इतना ज्यादा अनुभव भी नहीं था। और वहीं पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सिंध प्रांत पर आक्रमण करके पूरे उस क्षेत्र को कमजोर कर रखा है। अब इसी का फायदा उठाने के लिए एक और नया शासक भारत पर आया, यानी कि नया दौर आएगा, यानी कि तुर्कों का भारत पर आक्रमण। अभी तक अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ था, अब क्या होगा, तुर्कों का भारत पर आक्रमण होगा, तुर्कों का भारत पर आक्रमण होगा। तो एक हेडिंग लगा लेते हैं, तुर्कों का भारत पर आक्रमण। तुर्कों का भारत पर आक्रमण, तो तुर्कों का भारत पर आक्रमण। ठीक, जब हम तुर्कों का भारत पर आक्रमण जानेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि बेटा तुर्क कैसे थे। ठीक है, तो तुर्कों के बारे में हम लोग जान लेंगे।
तुर्क किस प्रकार के थे? ये मूल रूप से कैसे थे? ये लुटेरी जाति थी, लूट मार वाली जाति थी। मूल रूप से लूट मार वाली जाति थी। क्या थी? लूट मार वाली जनजाति। ठीक, समझ में आया? और ये प्रारंभ में कौन थे? ये प्रारंभ में बेटा बौद्ध थे। बौद्ध प्रारंभ में बौद्ध थे। अब अरबों और तुर्कों के बीच में हमेशा क्या रहता था? संघर्ष रहता था। कैसा रहता था? संघर्ष रहता था। यानी कि अरबों और वर्सेस तुर्कों का संघर्ष। इस संघर्ष में जब अरबों तुर्कों का बेटा संघर्ष होता है तो पतन किसका होता है? तो बेटा पतन होगा अरबों का। अरबों का बेटा क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। अरबों का पतन हो जाता है। अब वहीं पर गजनी में एक नए वंश की स्थापना होती है। गजनी में एक नए वंश की स्थापना होती है तो उस वंश का नाम होता है यानी कि गजनी। इसे कहा जाता है यामनी वंश। यामनी वंश। इस यामनी वंश का जो संस्थापक होगा, यामनी वंश का जो संस्थापक होगा बेटा, उस वंश अलप्तगीन। कौन होगा? अलप्तगीन। 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 अलप्तगीन ने यामनी वंश की स्थापना की है। ठीक, और ये स्थापना कब होती है? तो ये होती है 962 ईस्वी। ठीक, अलप्तगीन ने स्थापना की। और गजनी साम्राज्य का जो शासक था, यानी या कह लीजिए यामनी साम्राज्य जो पनपा बड़ा हुआ, ठीक है, तो इसके संस्थापक जो थे अलप्तगीन को माना जाता। फिर इसने जो अलप्तगीन ने बेटा अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? राजधानी कहाँ बनाई थी? तो याद रखना, अपनी राजधानी जो बेटा बनाई थी वो बनाई थी गजनी को। कहाँ बनाई थी? गजनी। राजधानी कहाँ बनाता है? गजनी बनाता है। और ये क्या था कि अगला जो आएगा शासक जो होगा वो होगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या था? अलप्तगीन का गुलाम था और ये अगला शासक था। ठीक, सुबुक्तगीन ये कौन था? अलप्तगीन का गुलाम व दामाद और गजनी का अगला शासक। अगला शासक। ठीक, कौन था? सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन ने ही भारत पर आक्रमण किया। ये भी मलाई चाटने के लिए आ गया। मलाई चाटने के लिए ये भी ससुरा आ गया। ठीक, तो ये सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था। तो भारत पर, नोट कर लेना, याद रखना, भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। और वो कब किया था? तो ये भी याद रखना, 986 ईस्वी। 986 ईस्वी को इसने क्या किया? जयपाल के विरुद्ध किया था आक्रमण। ठीक, आक्रमण होता। अब बात करते हैं महमूद गजनबी के बारे में, या कह लीजिएगा कि महमूद गजनबी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
कि महमूद गजनवी ने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया, किस तरीके से भारत के मंदिरों को तहस-नहस कर दिया, है? इसी को बोला जाता है मूर्ति भंजक या मूर्ति भंजक या कह लीजिए बुत किशन, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है? बहुत सारे यानी कि 17 बार आक्रमण किए थे। हेनरी एलियट के द्वारा कितनी बार किए गए थे? 17 बार आक्रमण किया जाता है। सुबुक्ति किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा, ठीक है? अब हम लोग डाल लेते हैं कि महमूद गजनवी महमूद गजनवी महमूद गजनवी के बारे में हम लोग सीख लेते हैं, जान लेते हैं कुछ। ये क्या था? सुबुक्तगीन का बेटा पुत्र था। क्या था? ये था सुबुक्तगीन का पुत्र। सुबुक्तगीन का पुत्र, ठीक। ये सुबुक्तगीन का पुत्र था और 998 में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक किया जाता है इस्माइल को हटा करके, ठीक। 998 में 998 ईस्वी में क्या होगा इसका? राज्याभिषेक, ठीक। राज्याभिषेक किया जाएगा 998 में, ठीक। और ये उसका उद्देश्य क्या था बेटा? उद्देश्य था लूट मार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना उतबी के अनुसार। इसका उद्देश्य क्या था? लूट मार करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ठीक। हाँ, चैनल पर बने रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई, गलत बात है। हाँ, ठीक। तो लूट मार करना या कह लीजिए धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये किसने बताया? तो ये याद रखना, ये उतबी के अनुसार, एक इतिहासकार थे उतबी के अनुसार। उतबी के अनुसार बताया गया कि इसका उद्देश्य ही था लूट मार करना है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक। जब इसने ये गद्दी संभाली या कह लीजिए इसका जो शासन पीरियड जो माना जाता है ये 998 से लेके 1030 तक। कब से कब तक इसका होता है? तो 998 से 1030 ईस्वी तक ये होता है, ठीक। 998 से लेके 1030 तक माना, ठीक। और उस समय जो खलीफा था, खलीफा का नाम था कादर बिला। कौन था? कादर बिल्ला। कौन खलीफा था? खलीफा कादर बिल्ला, या इसे कहा बिल्हा। कादर बिल्हा ने क्या किया था? इसे एक उपाधि दी थी सुल्तान। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला बेटा कैसा था? पहला शासक था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, ठीक। और इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? और इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसने उपाधियां धारण धारण की यामीन उद दौला और उसके बाद यामीन उल बिल्हा। इसने और उपाधियां कौन कौन सी धारण की बेटा? तो इसने और उपाधियां धारण की, याद रखना, यामीन उल दौला। और उपाधि कौन सी धारण की दूसरी? यामीन अल बिल्हा। ये बेटा उपाधि
इसने धारण की, ठीक। और हाँ, अब हम महमूद गजनवी के कुछ प्रमुख अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से बेटा अभियान थे जो महमूद गजनवी के द्वारा, यानी कि भारत पर कितना आक्रमण की कितनी बार आक्रमण किया था, तो भारत में महमूद गजनवी ने भारत पर बेटा 17 बार आक्रमण किए थे। याद रखना, आक्रमण कितनी बार किए थे? 17 बार। 17 नहीं लिखा है, मगर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं या इंपॉर्टेंट जो आक्रमण महमूद गजनवी ने किए थे, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो समझ लेते हैं। तो नई स्लाइड ले लेते हैं, तो देखिएगा कि महमूद गजनवी के प्रमुख युद्ध अभियान। गजनवी के प्रमुख युद्ध अभियान कौन-कौन से युद्ध अभियान इसके थे? यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से बेटा बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे कि 1001 ईस्वी में कहाँ पर करता है युद्ध? हिंद का युद्ध होता है। कहाँ पर होता है? हिंद का युद्ध होता है, जिसका पहला सफल आक्रमण होता है। पहला सफल आक्रमण होता है हिंद का युद्ध, ठीक। पहला, यानी कि 1001 ईस्वी हिंद का युद्ध, ठीक। हिंद का युद्ध किसके विरुद्ध होगा? तो याद रखना, जयपाल के के विरुद्ध, ठीक। जयपाल के विरुद्ध होता है, और इसका क्या था? पहला सफल आक्रमण था। क्या था ये? पहला सफल आक्रमण, पहला सफल आक्रमण था आक्रमण जयपाल के विरुद्ध। बेचारा जयपाल क्या होता है, मारा जाता है, आत्मदाह कर लेता है। ये क्या कर लेता है बेटा? ये कर लेता है जयपाल आत्मदाह, आत्मदाह, आत्मदाह कर ले, ठीक। पहला सफल आक्रमण होता है। दूसरा क्या होगा इसका, यानी कि अगला जो आक्रमण होता है वो 1005 ईस्वी में होता है। कहां पर होगा? तो मुल्तान पर होगा। कहां पर होगा? तो मुल्तान पर होगा, ठीक। 1005 ईस्वी, 1005 कहां होता है? तो मुल्तान, हाँ, ठीक। मुल्तान पर होगा 1005 ईस्वी में, और वहां आक्रमण होता है। तो कौन था? सिया दाऊद के विरुद्ध। कौन? सिया दाऊद के विरुद्ध, सिया दाऊद के विरुद्ध, सिया दाऊद के विरुद्ध आक्रमण होता है। यहाँ पर भी क्या होता है कि ये हार जाता है, यानी सिया दाऊद हार जाता, पराजित हो जाता सिया दाऊद, ठीक। और इसका एक सेनापति होता नौकरशाह, ये पराजित होकर के क्या कर लेता? आत्मदाह ये भी कर लेता। अब हम बात करेंगे कि 1009 ईस्वी में जो नगरकोट पर आक्रमण होता है, कब होता है? 1009, 1009 ईस्वी, कहाँ होगा? तो नगरकोट, नगरकोट में ये आक्रमण होगा। और यहीं से क्या करेगा? आक्रमण मंदिरों को टारगेट बनाएगा। इसे पता चल जाता है कि मंदिरों में सबसे ज्यादा सोना चांदी मिलेगा, बेशकीमती चीजें कहाँ मिलेंगी? मंदिरों में मिले। और लूटपाट करने में ये नंबर 1 पे था ही, ठीक। तो ब्रजरेश्वरी मंदिर पर करता है। कहाँ करता है? रेश्वरी मंदिर, यहाँ आक्रमण करेगा 1009 ईस्वी में दाहिर के।
7 लाख के सोने के सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। ओ गजब! कितने? इस मंदिर से बेटा 7 लाख, 7 लाख सोने के सिक्के, सोने सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। किसे? कौन से? नगरकोट यानी ब्रजराजेश्वरी मंदिर में जब ये आक्रमण करता है, मंदिर को तोड़-फोड़ करता है, नष्ट-नाबूद कर देता है, तब जाकर के क्या होता है, इसे क्या मिलते हैं? 7 लाख सोने के सिक्के मिलते हैं। ठीक? अगला जो युद्ध होगा बेटा ये होता है 1014 ईस्वी। ये होगा थानेश्वर, थानेश्वर यानी पड़ता हरियाणा, थानेश्वर, हरियाणा। यहाँ आक्रमण हरियाणा। उसके बाद में फिर मंदिर पर एक टारगेट करेगा 1018 ईस्वी में मथुरा में आक्रमण करेगा। मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण करेगा। मथुरा वृंदावन में बहुत सारे मंदिर तो हैं, ठीक। तो 1018 1018 ईस्वी में ये कहाँ करेगा? तो मथुरा व वृंदावन में, मथुरा और वृंदावन में आक्रमण करेगा। मूर्तियों के नीचे धन मिला और हजारों स्त्रियों का इसने क्या किया? अपहरण किया। ठीक है। तो मूर्तियों के नीचे क्या मिला इसे? मूर्तियों के नीचे धन मिला, मिला, बहुत सारा धन मिला है मूर्तियों के नीचे। 1018 ईस्वी में जो मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण इसने किया। अब बात करते हैं कि 1018 ईस्वी में कन्नौज पर भी आक्रमण करेगा। 1000 बेटा 18 ईस्वी में कन्नौज पर भी आक्रमण करेगा मेरे बच्चे, कन्नौज पर आक्रमण करेगा 1018 ईस्वी में। 1018 ईस्वी में कन्नौज पर भी आक्रमण करेगा और वहां का शासक बेटा कौन था? जयपाल था, राजपाल। कौन था? यहाँ का जो शासक था राजपाल। बेचारा भाग जाता है, जान बचा करके क्या करता? भाग जाएगा। जयपाल भाग गया। ठीक है। चंदेल शासक विद्याधर ने इसकी क्या कर दी? इतनी इसकी हत्या करवा देता है। ठीक। ये क्या करेगा? भाग जाता है, गया। फिर क्या किया जाता है कि चंदेल शासक शासक विद्याधर ने जयपाल की हत्या करवा दी, यानी राजपाल, जयपाल नहीं, राजपाल की हत्या करवा दी, हत्या करवा देते। यहां तक बात समझ में आई? हत्या करवा देता। ये अब अगला जो युद्ध होगा बेटा 1012 ईस्वी में कालिंजर पर युद्ध होता है, कालिंजर विद्याधर के साथ। ठीक। ये ऐसा युद्ध था जो विजित रहा। ठीक। 1000 कब होता है? 1021 ईस्वी, 1021 ईस्वी में कहा होगा? तो कालिंजर पर होगा। ठीक। कालिंजर, और कालिंजर का बेटा शासक कौन था? तो विद्याधर। विद्याधर। इसका क्या हुआ था कि अविजित रहा। क्या रहा? कालिंजर जो किला था, कालिंजर जो दुर्ग था, वो कैसा रहा था? अविजित रहा, यानी कि इस युद्ध का परिणाम नहीं निकला। किला अविजित रहा। ठीक। अविजित रहा। ठीक। बाद में संधि होने के बाद में संधि होती है किले पे। अब यहां तक बात समझ में आई? अब अगला जो युद्ध होगा बेटा वो होगा 1024। 1024 में अजमेर में होगा चौहानों के विरुद्ध। 1024 ईस्वी में
युद्ध होता है अजमेर में, अजमेर चौहानों के विरुद्ध। बात समझ में आई? चौहानों के विरुद्ध में युद्ध होता है और गोविंद राज सेकंड था। कौन था? गोविंद राज सेकंड और राजवीर ने पराजित किया था किसे? महमूद गजनवी। किसने पराजित किया? याद रखना, ये क्वेश्चन बन गए। गोविंद राज सेकंड हुआ और क्या नाम था? राजवीर। राजवीर ने पराजित किया। ठीक, राजवीर ने पराजित किया किसे? महमूद गजनवी। और जो अंतिम युद्ध होता है, यानी कि सबसे चर्चित युद्ध जो था, वो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर युद्ध होता है। कैसा होता है? ये इसकी अगली स्लाइड में ले लेते हैं। आक्रमण हो रहे थे गजनवी के, आक्रमण, आक्रमण। ठीक, तो अगला आक्रमण कौन सा था? 1025 ईस्वी, सोमनाथ नाथ मंदिर। ठीक, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। ये इसका कौन सा आक्रमण था? तो 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, जब इसने आक्रमण किया। गुजरात में यह है सोमनाथ मंदिर। बेटा कहाँ है? तो स्टेट की बात करोगे तो गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात। ठीक, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ये मंदिर भी माना, ये भी स्थान माना जाता है सोमनाथ मंदिर का। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक था स्थान इसका भी आता है। उस समय वहां का राजा कौन था? तो राजा था भीमदेव, सोलंकी शासक था। उस समय राज शासक कौन था, यानी राजा कौन था? तो भीमदेव, भीमदेव सोलंकी था। ठीक, सोलंकी। बात समझ में आई? भीमदेव सोलंकी। इसे जब इसने युद्ध किया, लूट किया, तांडव मचाया मंदिर में, तो धन इसे मिला 30 टन सोना और देवदासी प्रथा का आकर्षण। यानी कि इसे धन कितना मिलता है? 30 टन। बताओ, 30 टन सोना प्राप्त होता है। किस्मत ही बदल गई। कितना टन? 30 टन सोना इसे प्राप्त होता है। ठीक, प्राप्त होता। और नेतृत्व किसने किया था? शासक जरूर था, नेतृत्व किसने किया था? तो राजा था ब्रह्मदेव के नेतृत्व में लड़ा गया। किसके नेतृत्व में लड़ा गया? राजा ब्रह्मदेव, राजा ब्रह्मदेव के नेतृत्व में, नेतृत्व में कितने लोग थे? तो 50,000 लोग थे। ठीक, 50,000 लोगों के साथ में लड़ा गया। कायदाई सैकड़ा, हजार, 10,000 लोग। ठीक, के साथ लड़ा। ठीक, ये यहां तक बात आई। ठीक, शिवलिंग का संतुलन तोड़ दिया, शिवलिंग को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था इसने। शिवलिंग को, लिंग को नष्ट कर दिया, पूरी तरीके से शिवलिंग को इसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ठीक, यहां तक मेरे बच्चे समझ में आई? क्या बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, अब जो अगला आक्रमण होगा 1027 में, उसका 17वां यानी कि अंतिम अभियान होगा। तो ये 1000 बेटा 27 जाटों के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? जाटों के विरुद्ध होगा।
जाटों के विरुद्ध। यह क्या था? अंतिम आक्रमण, अंतिम अभियान था, युद्ध अभियान था। अंतिम युद्ध अभियान, अंतिम युद्ध अभियान था किसका? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का अंतिम युद्ध अभियान था, ठीक है। खोखर जनजातियों के विरुद्ध किया था इसने, तो जाट समुदाय के लोगों के विरुद्ध किया था। अब हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी के समकालीन कौन कौन से इतिहासकार थे, समकालीन कौन कौन से लेखक थे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उसके समकालीन कौन कौन से लेखक। गजनवी के समकालीन लेखक, तो सबसे पहले नाम आता है किसका? उतवी का, किताब उल यामनी। तो पहला लेखक जो था इसका नाम था उतवी, ठीक। उतवी ने किताब उल यामनी ये पुस्तक लिखी, किताब उल यामनी, ये इसकी पुस्तक। उतवी के बाद में बेटा जाने के फिरदौसी, इसी के समकालीन था। फिरदौसी कौन था? फिरदौसी, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? शाहनामा, फारसी भाषा में लिखी गई। क्या नाम था? शाहनामा। भाषा कौन सी थी बेटा? तो फारसी, फारसी भाषा, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई थी। फिरदौसी बड़ी फेमस पुस्तक है। एक और फिरदौसी ने ही लिखी थी, पूर्व का होमर। पूर्व का होमर, ठीक। पूर्व का होमर, होमर, ठीक। पूर्व का होमर। अब अगला जो लेखक होगा वो हो अल बरूनी, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। कौन था? अल बरूनी, अल बरूनी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसी को बोला जाता है तहकीक ए हिंद। इसी को क्या बोला जाता है? तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई। अरबी भाषा में बेटा लिखी गई। अरबी भाषा, किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में बेटा ये लिखी गई, किताबुल हिंद। आई बात समझ में सभी? किताबुल हिंद, अरबी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई। आगे चलते हैं। एक नाम और आएगा इतिहासकार का यानी लेखक का, बहाकी। कौन से हैं? बहाकी। इसकी जो पुस्तक का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। क्या है? तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए, तारीख ए सुबुक्तगीन। ये ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात तेरे अच्छे समझ में आई? क्या कहना है हम लोगों का? अब हम लोग महमूद गजनवी के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने जान ली, समझ ली, ठीक। महमूद गजनवी के बाद में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कौन? मोहम्मद गौरी। ये सारी बातें हम लोगों ने सीख ली, समझ ली, ठीक है। महमूद गजनवी। आगे अगली स्लाइड ले लेते हैं कि महमूद गजनवी को पढ़ लिया, मोहम्मद गौरी। मद
गौरी। ठीक, तो मोहम्मद गौरी जो था, इसी को कहा जाता है, इसका पूरा नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था इसका? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक, गौर प्रांत का, इसी वजह से ये क्या लगा था, गौर। यानी गौर का शासक था, शासक था, कहाँ का शासक था, तो गौर का शासक। कब बना? 1173 ईस्वी। ठीक, गौर का शासक बना। भारत पर इसका जो बेटा पहला आक्रमण था, वो था मुल्तान पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1175 में इसका भारत पर पहला आक्रमण। भारत पर पहला आक्रमण कब होता है? तो 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी कहाँ होता है? तो मुल्तान, मुल्तान पर। कैसा रहा बेटा? तो सफल रहा। कैसा रहा? तो इसका मुल्तान पर इसने विजय हासिल कर ली। ठीक, इसकी पहली जो हार होती है तो 1178 में होती है और भीम द्वितीय से हराता है। पहली हार जो इसकी होती है 1178 ईस्वी में, गौरी, गौरी की पहली हार। ठीक, पहली हार कौन करता है? तो भीम द्वितीय, द्वितीय से हराता है। भीम द्वितीय इसे क्या करता है? पराजित करता है। भीम द्वितीय से हराता है, भीम द्वितीय ने हराया। ठीक, भीम द्वितीय ने इसे हरा दिया। तो मोहम्मद गौरी की पहली हार 1178 ईस्वी में होती। ठीक, अब इसके प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, इसके हम लोग समझ लेते हैं। प्रमुख युद्ध, युद्ध कौन कौन से होंगे? तो पहले इसका आता है तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। क्या बात! कब होता है? 1191 ईस्वी। किसके किसके बीच होता है? एक तरफ कौन होता है? मोहम्मद गौरी, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान, चौहान, इसके बीच में किसकी जीत होती है? तो जीतता कौन है? जीत बेटा इसकी हो जाती है। पहले भी पानीपत के तराइन के प्रथम युद्ध। फिर क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध का द्वितीय युद्ध। ये कब होता है? 1191 ईस्वी। अब इस युद्ध में किसकी जीत होती है? तो किसके किसके होता है? वही होता है मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। आपकी बार किसकी जीत होती है? तो मोहम्मद गौरी की जीत होती है। ये पकड़ा जाता, बाद में मार दिया जाता, पृथ्वीराज चौहान होते। फिर अगला युद्ध कौन होता है? तो मोहम्मद गौरी का साथ देने वाला मानते हैं इतिहासकार, कुछ इतिहासकार मानते, कुछ नहीं मानते। तो अगला युद्ध होगा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये कब होता है? तो 1194 ईस्वी। किसके किसके बीच होगा? तो गौरी और जयचंद। जीतेगा कौन? तो जीत बेटा इसकी होती। हार कौन जाएगा? मोहम्मद जयचंद, कन्नौज का राजा
जयचंद। ठीक, हार हो जाता। अब मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे, सेनापति, सेनापतियों में एक नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम आता है? जो सारी लड़ाइयों में पानीपत की द्वितीय, तृतीय और चंदावर के युद्ध में तो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। दीन ऐबक। गुलाम वंश स्टार्ट होने वाला है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इसका एक और सहायक सेनापति था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या था? एक और सेनापति, सहायक सेनापति था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला बख्तियार खिलजी। ये इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ठीक, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? बख्तियार। ठीक, इसका जो अंतिम युद्ध था, इसका जो अंतिम बेटा युद्ध था, याद रखना, अंतिम युद्ध 1205 ईस्वी में खोखर जनजातियों के विरुद्ध होता है। खोखर जनजातियों के विरुद्ध होता है। जातियों के विरुद्ध। ठीक, ये हम लोगों ने आज सीखा अरबी आक्रमणकारियों के बारे में, आज हमने सीखा तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे गुलाम वंश के बारे में, और गुलाम वंश एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करने की कोशिश करेंगे कि पूरा एक ही वीडियो में पूरा समाप्त हो जाए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के साथ में, नए जोश और जुनून के साथ में। और प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन चैनल यानी कि एग्जाम वेब के नाम से सर्च करके करिएगा, और डाउनलोड करके आप अपनी और भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में लेते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम।